हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो नीट और जेई बच्चों के लिए मूल कॉन्सेप्ट का टॉपिक ख़त्म हो गया था। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव में केमिकल काइनेटिक्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहले क्या, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो आप पहले लिख लीजिए, उसका सिलेबस क्या होगा। तो पहले हमें पढ़ना है क्या, जो इंट्रोडक्शन होता है, नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इसमें क्या पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देन सेकंड में हम पढ़ेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। उसको ROR भी लिखते हैं हम। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो रेट ऑफ रिएक्शन में है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेट के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स, क्या क्या टाइप होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जैसा टर्म्स आएगा। आपने पढ़ा होगा, आपने जाना भी होगा, पर उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन के बारे में। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के बाद में हम पढ़ेंगे क्या, रेट कांस्टेंट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में। एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। देन हम पढ़ना है हमें ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। इससे आपका क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मेनली आता है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी से, तो वहाँ वो हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये जो आपका पार्ट मैंने बोला 7th नंबर, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मस्ट आता है कि आप एक आपको डाटा दिया होगा, उस डाटा से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे। तो पहले यहाँ तक आप लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशियल रेट लॉ के बारे में। सॉरी, डिफरेंशियल तो खत्म हो गया, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बारे में। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में हम पढ़ेंगे किस किस का, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, और nth ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। देन हम पढ़ेंगे क्या,
हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, उसको लिखते हैं क्या, टी हाफ एंड T75%, ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी किस किस के लिए पढ़ेंगे हम, फर्स्ट के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए और nth ऑर्डर के लिए। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे पैरेलल रिएक्शन और साइड रिएक्शन के बारे में, पैरेलल रिएक्शन और साइड रिएक्शन के बारे में, क्योंकि आपका नीट में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, पर आपका IIT JEE में पैरेलल रिएक्शन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, देन पढ़ेंगे कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, और उसको क्या बोलते हैं, सीरीज रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन और सीरीज रिएक्शन भी उसे बोलते हैं। उसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है कि क्या फॉर्मूला है। ठीक है, लिख लीजिए। देन हमें पढ़ना है टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट के बाद आएगा, हमें पढ़ना है कॉलिजन थ्योरी के बारे में। कॉलिजन थ्योरी क्या होता है और उसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं। देन फाइनली हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हेनियस इक्वेशन। ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी एंड आर्हेनियस इक्वेशन, तो यहाँ तक हमें ये सब चीज़ पढ़ना है। तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम केमिकल काइनेटिक्स क्यों पढ़ते हैं और इसमें क्या पढ़ते हैं वो हमें पहले जानना चाहिए। तो देखिए कि जो हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब क्या क्या केमिकल चेंजेस हो रहा है उसके बारे में ही पढ़ते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन है उसको अच्छे से एनालाइज करने के लिए और उसको अच्छे से स्टडी करने के लिए तीन चीजों का हमें जानना जरूरी है। एक होता है क्या कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है। रिएक्शन को मैं ऐसे लिखा हूँ, रिएक्शन को REACTION लिखा हूँ, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, देन हमें क्या जानना है कि उसका स्पीड कितना हो रहा है, क्योंकि
एक रिएक्शन जब हम करेंगे तो देखना है हमें कि कितना रिएक्शन हो रहा है, मतलब कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो पा रहा है। देन हमें देखना है कि उस रिएक्शन का स्पीड क्या है, वो स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है, क्योंकि हमें हर वक्त टारगेट रहता है कि हमें ज़्यादा प्रोडक्ट मिले और कम टाइम में रिएक्शन हो जाए, हाँ या ना। तो इसलिए स्पीड ऑफ रिएक्शन को भी देखना है। और तीसरा क्या है, तीसरा है उसका थर्मोडायनेमिक चेंज हमें देखना पड़ता है। मतलब जब एक रिएक्शन होता है तो क्या क्या उसका थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी चेंज होना, क्या थर्मोडायनेमिक चेंज मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, कि फ्री एनर्जी चेंज और गिव्स फ्री एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, और क्या बोल सकते हैं वर्क डन क्या होगा, या हमारा हीट चेंज क्या होगा, ये सब चीज के बारे में, और एंथैल्पी चेंज, ये सब चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जानने के लिए हम पढ़ते हैं क्या, इक्विलिब्रियम टॉपिक। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम आप पढ़ते हो उसमें आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताता है। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स चेंज के लिए क्या पढ़ते हो, थर्मोकेमिस्ट्री, हाँ या ना। और जो बच गया एक जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है उसको जानने के लिए हम पढ़ते हैं क्या, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो तीन चीज हमें जरूर जानना है एक केमिकल रिएक्शन का, उसका एक्सटेंट कितना हो रहा है, उसका स्पीड क्या हो रहा है, और उसमें क्या चेंजेस आ रहा है एनर्जी में। तो एनर्जी का चेंजेस को बताता है कौन, थर्मोकेमिस्ट्री, एक्सटेंट को बताता है इक्विलिब्रियम, और स्पीड को बताता है कौन, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो यहां से ही हमें पता चल रहा है कि केमिकल काइनेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ क्या, स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। सिंपल वर्ड में हम अगर बोले तो कि रिएक्शन का स्पीड को हमें अगर जानना है तो हमें स्टडी करना पड़ेगा किसको, केमिकल काइनेटिक्स। तो मेरा केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। मतलब एक केमिकल रिएक्शन का स्पीड को स्टडी करना और उसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब वो रिएक्शन कैसे हो रहा है, एक स्टेप में हो रहा है या दो स्टेप में हो रहा है या 3 स्टेप में हो रहा है, उसको जानने के लिए हमें उसका मैकेनिज्म जानना है। और उसका मैकेनिज्म और स्पीड को अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे हम क्या, केमिकल काइनेटिक्स। तो इस टॉपिक में हमारा टारगेट क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन लेंगे, उसका हमें स्पीड को एनालिसिस करना है और उसका मैकेनिज्म हमें देखना है। ठीक है, तो मेनली हम पढ़ते हैं दो टाइप का रिएक्शन के बारे में, क्या, जो हमारा रिएक्शंस होता है केमिकल रिएक्शन, एक होता है एलिमेंटरी बोलते हैं उसको, एलिमेंटरी रिएक्शन बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। दो टाइप का रिएक्शन को हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। एक होता है क्या, एलिमेंटरी, दूसरा होता है क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो मेरा एलिमेंटरी रिएक्शन क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। मतलब एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाएगा, मतलब एक ही सिंगल स्टेप में अगर रिएक्शन हो जाएगा तो उसको बोलते हैं क्या, एलिमेंटरी रिएक्शन। पर मेरा जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना, वो मल्टीपल स्टेप में होता है। अगर एक से ज्यादा स्टेप का रिएक्शन हो तो उसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो हमें मेनली क्या करना है, एलिमेंटरी रिएक्शन के बारे में ही ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, हमें जनरली क्या पढ़ना है, एलिमेंटरी रिएक्शन के बारे में ही पढ़ना है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कॉन्जुगेटिव रिएक्शन के बारे में, और एक पढ़ेंगे हम क्या, पैरेलल रिएक्शन के बारे में। उसको सिर्फ थोड़ा सा ही जानना है,
तो मेनली हमारा फोकस रहेगा किसके ऊपर, एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर। इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे पर मेन फोकस इसके ऊपर ही रहना चाहिए। ठीक है, तो मेरा जो केमिकल रिएक्शन है, मेरा जो केमिकल रिएक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन, मेरा केमिकल रिएक्शन को मैं 3 टाइप में मैं इसको लिख सकता हूं कि एक है फास्ट रिएक्शन, दूसरा है क्या मॉडरेट रिएक्शन, और मेरा तीसरा है स्लो रिएक्शन। जो जो बहुत जल्दी हो जा रहा है, कुछ सेकंड के अंदर हो जा रहा है, उसको बोलेंगे क्या फास्ट रिएक्शन। जो सालों साल लग रहा है उसको बोलेंगे क्या स्लो रिएक्शन। और इन दोनों के बीच में जो होगा उसको बोलेंगे क्या मॉडरेट रिएक्शन। और मॉडरेट रिएक्शन को और एक ऐसे भी लिख देते हैं कि मॉडरेटली स्लो रिएक्शन भी लिखते हैं कुछ जगह। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 3 टाइप का रिएक्शन था, एक था क्या फास्ट रिएक्शन, और एक था क्या मॉडरेटली स्लो रिएक्शन, और दूसरा था क्या स्लो रिएक्शन। 3 टाइप का रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, स्लो रिएक्शन मतलब बहुत टाइम लगता है, और मॉडरेटली स्लो रिएक्शन मतलब इन दोनों का बीच में रहता है। तो फास्ट रिएक्शन का मेरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप, क्या होता है जब मैं AgNO3 में NaCl को ऐड करता हूँ तो क्या देता है, AgCl का एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है प्लस NaNO3 देता है। तो ये जब रिएक्शन करता हूँ ना, तो AgCl का जो प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब हम जब AgNO3 में NaCl ऐड करते हैं वही इंस्टेंट में ही मेरा प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है, इसलिए ये है फास्ट रिएक्शन का एग्जाम्पल। उसके बाद स्लो रिएक्शन में क्या एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपका जो आयरन में रस्ट लगता है वो आपने देखा होगा कि 1 साल में नहीं लगता, मतलब 1 महीना में नहीं लगता, 1 साल में भी नहीं लगता, बहुत दिन लग जाता है, मतलब साल साल लग जाता है आयरन में रस्ट होने के लिए। तो उसको बोलते हैं हम स्लो रिएक्शन। उसके बाद मॉडरेटली स्लो रिएक्शन क्या है, आपका केन शुगर सबको पता है ना, आपका केन शुगर सबको पता है ना, ये O11 होता है, C12H22O11। केन शुगर का मैं अगर हाइड्रोलिसिस किया तो मुझे क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और फ्रुक्टोज मिलता है। क्या क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है और फ्रुक्टोज मिलता है। तो ये जो रिएक्शन होता है ये मॉडरेटली स्लो होता है, मतलब ना ज़्यादा फास्ट होता है ना ज़्यादा स्लो होता है। तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए तीनों का, H12। उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट और एक टर्म आएगा जो कि इस टॉपिक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन, और ROR उसे हम बोलते हैं।
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन सिंपली होता है, रेट मतलब क्या होता है? चेंज पर यूनिट टाइम, मतलब कुछ भी चेंज हो रहा है यूनिट टाइम में उसको बोलते हैं क्या? रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? मेरा रिएक्शन में आपको पता है कि दो चीजों का ही इन्वॉल्वमेंट रहता है, एक रहता है रिएक्टेंट, एक रहता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है? कंज्यूम होता है जब रिएक्शन आगे बढ़ता है। प्रोडक्ट क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो मेरा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इसलिए क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है एज रिएक्शन क्या करता है? प्रोग्रेस करता है। तो ये चीज होता है। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को आपको बोला था कि रेट होता है चेंज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है? रिएक्टेंट का चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट का चेंज हो रहा है। तो इनका चेंज क्या हो रहा है पर यूनिट टाइम, उसको ही मैं बोलूंगा क्या? रेट। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को बोल सकता हूं कि इसका चेंज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि डिक्रीज इन concentration of reactants per unit time। और क्या बोल सकता हूं? इंक्रीज इन concentration of reactants, concentration of products per unit time। तो यही मेरा होगा क्या? रेट ऑफ रिएक्शन। कितना सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन जो पढ़ते हैं हम, वो दो टाइप का रहता है। कितना टाइप का? दो टाइप का। एक को बोलते हैं हम एवरेज रेट, दूसरे को हम बोलते हैं क्या? इंस्टंटेनियस रेट। क्या बोलते हैं? एवरेज रेट। दूसरे को बोलते हैं हम क्या? इंस्टंटेनियस रेट। तो जो एवरेज रेट है, नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है? एवरेज है। मतलब ये रेट जो है हम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल इसको हम डिटरमाइन करते हैं। मतलब एक टाइम का इंटरवल लेते हैं। जैसे मैंने लिया कि 1 मिनट से 3 मिनट, तो 3 मिनट, 1 मिनट से 3 मिनट, उस टाइम इंटरवल में रेट क्या होगा उसको बोलेंगे क्या? एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब एक स्पेसिफिक इंस्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? मतलब मैंने अगर मांगा है कि t इक्वल टू 1 मिनट में कितना होगा, टाइम इक्वल टू 1 मिनट में रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, मतलब वो बताएगा इंस्टेंटेनियस रेट। और अगर मैं मांगा कि टाइम इंटरवल 1 to 3, 1 से 3 के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो देगा क्या? एवरेज रेट। नाम से ही पता चल रहा है, एवरेज रेट। ठीक है, तो देन हम आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेट के ऊपर। तो पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एवरेज रेट के बारे में। तो एवरेज रेट क्या होगा?
एवरेज सिंपली होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, और पर यूनिट टाइम इंटरवल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो सिंपली रेट एवरेज को लिखते हैं RAVG इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल और टाइम टेकन, आप जो भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखिए मेरा केमिकल रिएक्शन क्या है, R है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे रहा है, तो मेरा टाइम इंटरवल मुझे कुछ लेना है, मुझे टाइम इंटरवल कुछ लेना है। तो पकड़ लीजिए, जब T1 टाइम है तब मेरा R का कॉन्सेंट्रेशन R1 है, P का P1 है। वैसे जब T2 टाइम है तब R का R2 है, P का P2 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको हम ग्राफ करके भी देख लेते हैं। ग्राफ बाद में करेंगे, पहले ये लिखते हैं। ठीक है, इस टाइप का है। तो मेरा आर एवरेज क्या होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखा है। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है आप उसका रिएक्टेंट का भी ले सकते हो, नहीं तो प्रोडक्ट का भी ले सकते हो। हाँ या ना? तो अगर हमने रिएक्टेंट का लिया तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। हाँ या ना, ये लिख लिया। और फर्दर देखिए मेरा जो R2 है वो लेस देन R1 हो रहा है। हाँ या ना, क्योंकि जब रिएक्शन बढ़ता जाएगा तब मेरा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, यहाँ पे दिया है T2 ग्रेटर देन T1, तो टाइम जब बढ़ेगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मेरा R2 लेस देन क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, R2 माइनस R1 मेरा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्यों नहीं होता नेगेटिव, अगर रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो गया तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो कैसे होगा, वो नहीं हो सकता है ना। जब रिएक्शन आगे बढ़ रहा है तो रेट भी तो आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे माइनस साइन हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जहां पे भी देखोगे कि रेट लिख रहे हो और कुछ चेंज आ रहा है, जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अगर नेगेटिव में आ रहा है तो आपको क्या करना है, माइनस साइन वहां पे दे देना है, क्योंकि रेट ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको हम क्या लिखते हैं, जो R2 माइनस R1 को हम लिखते हैं डेल्टा R, T2 माइनस R1 को लिखते हैं क्या, डेल्टा T। तो मेरा R एवरेज क्या हो गया, डेल्टा R बाय डेल्टा T। समझ में आ गया। अभी आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, अभी देखिए अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखें, अगर हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखें तो क्या होगा, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन लिखा है, तो मेरा प्रोडक्ट T2 टाइम में क्या है P2, T1 टाइम में क्या है P1।
तो मैं लिख सकता हूँ आर एवरेज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T। तो रिएक्शन जब आगे बढ़ता है, रिएक्शन जब आगे बढ़ रहा है तो मेरा प्रोडक्ट क्या होता है, बनता है, हाँ या ना, प्रोडक्ट बनेगा, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, एज रिएक्शन प्रोसीड्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस। तो मेरा P2 तो ग्रेटर देन होगा किससे, P1 से, तो मेरा P2 माइनस P1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मेरा P2 माइनस P1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए ये जो साइड है ना, उसमें हमें कुछ करना नहीं पड़ता, पॉजिटिव साइन ही रहता है। यहाँ पे नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन रहता है। तो आप एक ट्रिक याद रखना, अगर रिएक्टेंट लिखा है तो रेट में नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव साइन रख देना, और प्रोडक्ट लिखा है तो पॉजिटिव साइन रख देना। तो इसको हम लिखते हैं डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो आपने देख लिया अभी रिएक्टेंट के हिसाब से क्या हो रहा है और प्रोडक्ट के हिसाब से क्या हो रहा है, एवरेज रेट। तो ये आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको ग्राफ करके भी फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो ग्राफिकली भी आप इसको समझ सकते हो, समझा दे रहा हूं आपके लिए कि अगर मैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ करूं तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, टाइम के हिसाब से डिक्रीज होगा। अच्छे से बना दे रहा हूं, हाँ या ना। वैसे मेरा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, टाइम के हिसाब से मेरा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, मेरा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो पकड़ लीजिए, ये मेरा टाइम T1 है, ये मेरा T1 है, ये मेरा T2, यहाँ पे ये T1 है, ये T2, ठीक है। तो T1 टाइम में इसको अगर मैं बढ़ा दूं, यहाँ पे है, T2 टाइम में कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो T1 टाइम में जो है उसको बोलते हैं क्या, R1। T2 में क्या है कॉन्सेंट्रेशन, R1। वैसे यहाँ पे भी देखिए, T1 में क्या होता है, P1, T2 में क्या होता है, T2, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था, आर एवरेज इक्वल टू क्या होता था, R2 माइनस R1 बाय T2 माइनस T। तो मेरा T2 माइनस T1 वो तो मेरा क्या है, मेरा जो T2 माइनस T1 है वो तो मेरा पॉजिटिव ही है, और मेरा R2 माइनस R1 क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है टाइम जब बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैं क्या देता हूँ इसमें, नेगेटिव साइन। ये होगा माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T। वैसे इस केस में देखिए क्या होगा, T2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो एवरेज रेट हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर हमें कोई ग्राफ दिया है तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो मैं है, ये जो मेरा डिफरेंस है, ये है मेरा डेल्टा R, ठीक है, डेल्टा R, और ये जो डिफरेंस है ये है मेरा डेल्टा T, ये मेरा क्या है, डेल्टा T है, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है मेरा डेल्टा P, ठीक है। तो एवरेज रिएक्शन को हम ऐसे
दिखा सकते हैं। तो आप ग्राफ बना दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, इंस्टैन्टेनियस रेट आएगा। इंस्टैन्टेनियस रेट, इंस्टैन्टेनियस रेट। तो इंस्टैन्टेनियस रेट को हम ऐसे भी लिखते हैं आर इंस्टैन्टेनियस। ठीक है, तो इंस्टैन्टेनियस रेट क्या होता है, सिंपली होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन at a particular instant of time। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट है तो क्या बोलेंगे, चेंज में क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन concentration of reactants at a particular instant of time, है ना। अगर प्रोडक्ट हो तो क्या होगा उसका, इंक्रीज इन concentration of product at a particular instant of time। तो वही है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। अगर रिएक्टेंट है तो क्या होगा, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट है तो इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो वहां पे मैं डेल्टा लिख रहा था, यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट लिख रहा हूं, मतलब उसको लिखूंगा डेरिवेटिव के हिसाब से। मतलब मैं सिंपली लिख दूंगा, अगर मेरा रिएक्शन है R टू P तो R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ माइनस डी आर का कॉन्सेंट्रेशन बाई डी टी। ये इसको बोलते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल, इसको बोलते हैं क्या, कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल। ठीक है, उसको लेके आप कंफ्यूज मत होना। डी आर बाई डी टी और डायरेक्ट आर लिख लीजिएगा, क्यों कंफ्यूज हो गए, आर बाई डी टी और आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू होगा प्लस डी पी बाई डी टी। यहाँ पे डी आर है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर और ये होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी। तो सिंपली आपको डेरिवेटिव कर देना है क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में चाहिए। तो आप ये पहले नोट डाउन कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन दिया क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है और प्लस साइन दिया क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो मैं अभी आपको ग्राफिकल मेथड से बताऊंगा कि कैसे हम इसको डेरिवेटिव ले रहे हैं। ये एक डेरिवेटिव को ही हम रेट बोल रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो माइनस डी आर बाई डी टी प्लस डी पी बाई डी टी। ठीक है, तो वही सेम ग्राफ बनाते हैं।
रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टी का, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टी। ये ऐसा ग्राफ बना, ठीक है, ये ऐसा ग्राफ, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बना। तो देखिए, अगर हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पकड़ लीजिए, यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, उसमें हमें निकालना है क्या, उसमें हमें निकालना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। यहाँ पे भी देखिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है, यहाँ पे पकड़ लीजिए, उस पे हमें निकालना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा एक स्पेसिफिक टाइम में। अगर एक टाइम यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी पकड़ लीजिए टी है, वहां पे हमें निकालना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, हमें उस पॉइंट में क्या करना है, एक टांजेंट ड्रॉ करना है। जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपका 2D ज्योमेट्री, उनको तो पता ही होगा। वहां पे क्या ड्रॉ करना है, टांजेंट ड्रॉ करना है, यहाँ पे टांजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, एक टांजेंट ड्रॉ करना है। तो ये जो टांजेंट है ना, इसका जो स्लोप होता है, ये जो टांजेंट है इसका जो स्लोप होता है उसको ही बोलते हैं क्या, मेरा रेट। ये जो टांजेंट है, जो जिसका स्लोप होता है, उसको ही बोलते हैं रेट। तो यहां से देखिए, इसका स्लोप सिंपली क्या होता है, जब मेरा कोई y वर्सेस x का ऐसे कर्व रहता है, तो उसका स्लोप क्या होता है, dy/dx। तो यहाँ पे मैं स्लोप क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्लोप लिख सकता हूँ कि dr/dt, समझ में आया, dr/dt। और ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसका स्लोप तो यही है, dr/dt। तो ये जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बोलिए आप। डिक्रीज हो रहा है, तो मेरा जो रेट एवरेज है वो क्या हो जाएगा, -dr/dt हो जाएगा। समझ में आया। तो मेरा जो स्लोप है वो आएगा dr/dt, तो सॉरी r इंस्टेंटेनियस जो है, r इंस्टेंटेनियस जो है वो हो जाएगा क्या, -dr/dt, क्योंकि रेट कभी नेगेटिव नहीं होता, और dr जो है वो नेगेटिव रहेगा क्योंकि मेरा रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है। वैसे यहाँ पे स्लोप क्या होगा, देखिए dp/dt, तो मेरा r इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, +dp/dt। समझ में आया। तो इसको आप लिख लीजिए। तो आपको सिंपली समझना है कि इंस्टेंटेनियस का क्या होता है और एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है। आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला ही याद रखना है, ठीक है। तो इसको बेस करके एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है कि फॉर ए रिएक्शन R2P concentration of reactant changes from
0.4 मोलर टू 0.2 मोलर, 0.4 मोलर टू 0.2 मोलर, 0.2 मोलर in 2 minutes, in 2 minutes. Then what will be R average? तो क्वेश्चन दिया है ये कि ऐसे चेंज हो रहा है, ऐसे चेंज हो रहा है, तो व्हाट विल बी द आर एवरेज पूछा है, व्हाट विल बी द आर एवरेज पूछा है। तो कैसे सॉल्व करें, देखिए सॉल्यूशन में मेरा रिएक्टेंट चेंज हो रहा है, मतलब R1 दिया है मेरा 0.4, R2 दिया है क्या 0.2, आया ना। उसके बाद T1 T2 नहीं दिया है, डायरेक्ट मुझे दे दिया है डेल्टा टी, टाइम इंटरवल दे दिया है कितना 2 मिनट्स, मोलर मोलर। तो मेरा एवरेज रेट इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी माइनस इक्वल टू माइनस R2 माइनस R1 बाय डेल्टा टी, इक्वल टू क्या होगा माइनस R2 का वैल्यू कितना है 0.2, R1 का 0.4 बाय 2 इक्वल टू कितना होगा माइनस ऑफ माइनस 0.2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू कितना है 0.1। अभी देखिए आर का यूनिट किस में है, मोलर में है, टी का यूनिट किस में है, मिनट में है। तो मेरा यूनिट क्या होगा मोलर मिनट इनवर्स, मोलर मिनट इनवर्स, ठीक है। लिख लीजिए, आपको पता चल रहा होगा कि कैसे सॉल्व होता है। एवरेज रेट अगर मांगा होगा तो कैसे आप निकालें। अभी हम देखते हैं कि अगर रिएक्शन में स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का इन्वॉल्वमेंट हो तो क्या होगा। मतलब एक ऐसा दिया है, एक ऐसा दिया है, मेरा रिएक्टेंट बन रहा है प्रोडक्ट। अगर ए है रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट और बी है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, तो मेरा एवरेज रेट और इंस्टैंटेनियस रेट क्या होगा देखिए। तो एवरेज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्चुअली आपका हो रहा था क्या डेल्टा आर बाय डेल्टा टी माइनस हो रहा था या नहीं, ये होना चाहिए, हाँ या ना। तो जब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाता है ना, तो डायरेक्ट क्या करना, आप स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना। अगर आपको रेट चाहिए, अगर आपको रेट चाहिए तो आप सिंपली क्या कर देना, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड कर देना। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को जब डिवाइड कर दोगे तो आपको रेट मिल जाएगा। वैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं आर एवरेज इक्वल टू 1 बाय बी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। वैसे अगर इंस्टैंटेनियस का बात करूं तो क्या होगा 1 बाय ए माइनस डेल डी आर बाय डी टी, और आर इंस्टैंटेनियस इक्वल टू क्या होगा 1 बाय बी डी पी बाय डी टी। समझ में आ गया। तो जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको सिंपली डिवाइड कर देना है, तो हमें मिल जाएगा मेरा रेट का एक्सप्रेशन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो एक क्वेश्चन दिया है, इन ए रिएक्शन 2A giving rise to product, concentration of A decreases from 0.8 molar to 0.2 molar, 0.8 molar to 0.2 molar in 10 minutes, 10 minutes, then what will be the average rate of reaction? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में अगर आर एवरेज ना भी दिया होता तो आपको आर एवरेज ही निकालना था। तो मेरा दिया है क्या, A2 दिया है, मतलब जो फाइनल है 0.2 मोलर, इनिशियल कितना था 0.8 मोलर, और मेरा डेल्टा टी कितना दिया है 10 मिनट्स, आया ना। तो आर एवरेज इक्वल टू क्या लिखूं, उसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो, माइनस तो रहेगा, रिएक्टेंट है, और डी क्या हो गया, एवरेज रेट होगा तो डेल ए बाय डेल्टा टी। तो माइनस हाफ क्या लिख दिया उसको, A2 माइनस A1 बाय डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस हाफ A2 की जगह क्या पुट हो गया 0.2, A1 की जगह 0.8 बाय डेल्टा टी कितना है 10। तो ये हो गया मेरा माइनस हाफ इंटू माइनस 0.6 बाय 10, कैंसल आउट कर दिया तो हो गया कितना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 0.3 बाय 10 इक्वल टू आया 0.03। ठीक है, 0.3 बाय 10 आया। तो 0.3 बाय 10 को मैं लिख सकता हूँ 0.03 यूनिट क्या होगा, मोलर मिनट इनवर्स, मोलर मिनट इनवर्स। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, देन हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है, क्योंकि हमें जानना है, क्योंकि हम अगर वो फैक्टर चेंज करवाएं तो हमारा रिएक्शन का स्पीड भी चेंज हो सकता है, इसलिए फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करता है उसके बारे में भी हमें जानना है। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन में पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरा है टेम्परेचर ऑफ
रिएक्टेंट्स। तीसरा है नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। चौथा है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और पांचवा है एक्सपोजर टू रेडिएशन। एक्सपोजर टू रेडिएशन। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। ये सब फैक्टर है। उसमें से टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का जो है उसके उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना ही है आरएनएस इक्वेशन में। नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि रिएक्टिंग सब्सटेंस अगर कुछ अलग अलग है तो उस हिसाब से उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग हो सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आपको बता दे रहा हूँ कि जब रिएक्शन बढ़ता है, आगे बढ़ता जाता है, तो रिएक्टेंट खत्म होता जाता है और प्रोडक्ट ज़्यादा बढ़ता जाता है, प्रोडक्ट बनता जाता है, रिएक्टेंट खत्म होता जाता है। तो जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ही कम हो गया तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो हमें पहले जितना रिएक्टेंट मिल रहा था अभी उतना रिएक्टेंट नहीं मिल रहा है, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर इंक्रीज करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो एज रिएक्शन प्रोसीड्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीजेस। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस, एज वी इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। उसका नेचर ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस मतलब डिफरेंट नेचर है तो डिफरेंटली रिएक्ट करेगा, ये तो कुछ जानने का जरूरत नहीं है। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन। और एक्सपोजर टू रेडिएशन, ये क्या होगा? इन केस ऑफ रेडिएशन डिपेंडेंट रिएक्शंस और बोलते हैं फोटो रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो इसमें क्या होगा? एक्सपोजर टू रेडिएशन क्या करेगा? ये अगर होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये है इंक्रीज साइन, ये है डिक्रीज का साइन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर हम इंक्रीज करेंगे, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या होगा? जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? डिक्रीज होगा, तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। वैसे ही टेम्परेचर क्या होगा? हम जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। उसके बाद नेचर के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही। कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर कोई रेडिएशन को उसको एक्सपोज करेंगे तो भी मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसीलिए ही क्या होता है, जब मेरा रिएक्शन जितना आगे बढ़ता जाता है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है। समझ में आया? मेरा रिएक्शन जितना आगे बढ़ता जाएगा मेरा रेट ऑफ रिएक्शन उतना डिक्रीज होता जाएगा।
ठीक है, तो आप सबने लिख लिया होगा। तो आज की क्लास में आपका इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है और डिफरेंशियल रेट लॉ क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चंस आता है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको वो लिखा के मैं आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आज जितना पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से पढ़िए। अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अगर डाउट भी हुआ तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, हर वक्त अच्छे से पढ़ाई कीजिए और घर पे रहिए।